नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। टारगेट विद पार्थ में आप सबका स्वागत और अभिनंदन है। इस वीडियो में दोस्तों आप सबकी डिमांड पर हम लोग घटनासार 2024 जो अर्धवार्षिकी आई है और जिसमें जनवरी से लेकर जून तक का करंट अफेयर्स कवर किया गया है उसको कंप्लीट करेंगे। हालांकि दोस्तों हम लोगों को देर हुई है, उसका कारण यही था कि मुझे घर पे लंबे समय तक शादी के कारण रुकना पड़ गया। तो अब आप लोगों की डिमांड पर इसको कंप्लीट कर ही लेते हैं हम लोग। तो पूरा सहयोग बनाइएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा। सबसे पहले श्रीनगर, हालांकि मैगजीन में पहले लोकसभा चुनावों को कवर किया है, हम उसको आगे कवर करेंगे। तो सबसे पहले श्रीनगर को देखते हैं। ये क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि इसको विश्व शिल्प शहर घोषित किया है। किसने किया है? तो विश्व शिल्प परिषद ने जो है इसको विश्व शिल्प शहर घोषित किया है, ताकि हथकरघा, हस्तशिल्प और यहाँ के पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। शिल्प शहर क्यों घोषित किया है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर शिल्प जो है अपनी उत्तम अवस्था में है। इससे पहले दोस्तों जयपुर, जेपी का मतलब है जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर, इन तीन को जो है शिल्प शहर घोषित किया जा चुका है। श्रीनगर जो है वो चौथा शहर बना है। मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर, ये यूनेस्को की एक पहल है। दस्तावेजी विरासत, जो दस्तावेज हमारे साहित्य से संबंधित हैं, ऐसी विरासत को संरक्षित करने के लिए या फिर उसकी सुरक्षा के लिए 1992 में यूनेस्को ने जो है इसकी शुरुआत करी थी। अभी चर्चा में क्यों है दोस्तों? क्योंकि इसने भारत के रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृद लोकलोचन, इन तीन को इस विरासत की सूची में शामिल किया है। मानस के लेखक आप सभी जानते हैं भगवान तुलसीदास जी, पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी, इसमें कहानियाँ हैं, आप सबने खूब पढ़ा होगा इतिहास में। सहृद लोकलोचन आनंद वर्धन, इसमें कश्मीर के जो लोग हैं, जो वहाँ का शासन प्रशासन है, उसके बारे में उल्लेख है। तो इन तीन ग्रंथों को या फिर पुस्तकों को इस सूची में शामिल किया गया है, दस्तावेजी विरासत की सूची में शामिल किया गया है। चारों रजिस्टर में शामिल हो गए हैं। कहाँ दोस्तों ये काम हुआ है? तो उलान बटोर, आप सब जानते हैं ये मंगोलिया की राजधानी है। वहाँ पर विश्व स्मृति समिति की 10वीं बैठक हुई, वहाँ पर यह निर्णय लिया गया। अब दोस्तों इंटरनेट शटडाउन को देखते हैं। ये भी एक रिपोर्ट जारी की गई जिसके तहत हमको पता लगा कि कहाँ कितना शटडाउन हुआ है। तो एक संस्था है एक्सिस नाउ, उसने इस रिपोर्ट को जारी किया है और कहा है कि इंडिया लगातार छठे वर्ष मैक्सिमम शटडाउन वाला देश बना है। दूसरा स्थान म्यांमार का है, तीसरा स्थान ईरान का है, याद रखिएगा। भीष्म की बात करते हैं दोस्तों, तो इंडियन एयरफोर्स IAF का पोर्टेबल अस्पताल है। पोर्टेबल बोले तो लाने ले जाने में जिसको सहूलियत रहती है उसको पोर्टेबल कहते हैं। इसका सफल परीक्षण किया है। पैराशूट से धरातल पर उतारने का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? उत्तर प्रदेश के आगरा में किया गया है। तो जो प्रभावित क्षेत्र होंगे, आपदाग्रस्त क्षेत्र होंगे, वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं सुनिश्चित कराने के लिए इस अस्पताल को बनाया गया है दोस्तों, और इसको पैराशूट से जो है हवाई जहाज के जरिए वहीं पर उतार दिया जाएगा। तो दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इसको बनाया गया है। यहाँ पर भीष्म की फुल फॉर्म देख लेते हैं, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री, याद रखिएगा। पिरूल लाओ और पैसे पाओ, ये एक अभियान है दोस्तों। उत्तराखंड सरकार ने इसको लॉन्च किया है वनाग्नि रोकने के लिए। वनाग्नि को दावानल भी कहते हैं दोस्तों, दावानल भी कहते हैं, जंगल की आग। तो पिरूल क्या है? यहाँ पर पिरूल जो है दोस्तों वो चीड़ की पत्तियाँ हैं। तो जब लोग इसको जंगल से इकट्ठा करके लाएंगे तो उनको पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो वो बड़ी मात्रा में इसको लाने के लिए प्रोत्साहित होंगे। और लाएंगे क्यों दोस्तों? सरकार मंगा क्यों रही है? क्योंकि ये पत्तियाँ जो हैं आग के लिए जिम्मेदार होती, बहुत तेज़ी से आग पकड़ती हैं और व्यापक स्तर पर जो है जंगल को प्रभावित करती हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन दोस्तों, वैश्विक विद्युत समीक्षा हुई 2024 के नाम से। तो 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादक देश घोषित किए गए हैं इस समीक्षा के अकॉर्डिंग। तो उसमें चाइना पहले स्थान पे है उत्पादन के मामले में, दूसरे स्थान पर USA है, और तीसरे स्थान पर हमारा प्यारा भारत महान, और चौथे स्थान पर जापान है। इससे पहले दोस्तों जापान तीसरे स्थान पे था, हमने जो है जापान को पीछे छोड़ दिया है। महाराष्ट्र क्यों चर्चा में रहा है? यहाँ के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? पुणे में किया गया है। संविधान पार्क, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यहाँ पर संविधान पर आधारित थीम का प्रदर्शन होगा, जो लोगों को संवैधानिक जो अधिकार हैं उनके, जो उनके कर्तव्य हैं, उनसे परिचित कराएगी। आईसी क्या है दोस्तों? ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन पे एक सर्वे है, किसके द्वारा कराया जाता है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, और उसी ने इसको जारी किया है आईसी को। तो दोस्तों इसमें क्या है? हायर एजुकेशन मतलब उच्च शिक्षा से संबंधित आंकड़े दिए जाते हैं। तो एक आंकड़ा जो आपको याद रखना है, उच्च शिक्षा
के नामांकन में वृद्धि देखी गई है। पिछले वर्षों की तुलना में ये वृद्धि 28% की है और ये जो नामांकन हुए हैं, कुल नामांकन हायर एजुकेशन में 4.33 करोड़ हुए हैं। आईसी जो है दोस्तों 2011 से प्रतिवर्ष कराया जाता है, याद रखिएगा। MTHL दोस्तों मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक इसकी फुल फॉर्म है, आल्सो कॉल्ड अटल सेतु। जनवरी 2024 में मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। देश में समुद्र पर बना सबसे लंबा ये सेतु है। इसकी लंबाई है 21.8 किलोमीटर और ये 6 लेन है और 21.8 किलोमीटर में इसका 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र पर बनाया गया है और 5.5 किलोमीटर का हिस्सा ज़मीन पर यानी कि धरातल पर बनाया गया है। इसको हम आँख वाली दृष्टि में बेहतर तरीके से कर चुके हैं। इसकी लागत कितनी रही है तो 18,000 करोड़ और इस लागत का 80% जो है जापान इंटरनेशनल नाम की कंपनी दे रही है और 20% जो है केंद्र और राज्य दोनों मिलकर योगदान कर रहे हैं। ये जो है दक्षिण मुंबई के सेवरी को नाहवा सेवा से जोड़ता है। इससे पूर्व भूपेन हजारिका जो कि असम में है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ये भारत का सबसे लंबा सेतु था। स्वच्छ सर्वेक्षण दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 11 जनवरी को जारी किया गया। वाई राष्ट्रपति बोले तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जारी किया गया और इसमें जो है 4477 शहरों का मूल्यांकन किया गया, उनकी सफाई का, उनकी स्वच्छता का मूल्यांकन किया गया। तो आपको ये आंकड़ा भी याद रखना है, जिसमें 88 गंगा शहर शामिल हैं, मतलब ऐसे शहर जो गंगा के किनारे अवस्थित हैं। और इसमें पहला स्थान इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से दिया गया है और इंदौर जो है वो लगातार 7वीं बार इसमें पहला स्थान प्राप्त किया है। इंदौर की स्थापना होलकर राजवंश के द्वारा की गई थी। तो पहला स्थान इंदौर और सूरत को मिला है, दूसरा स्थान तो होगा ही नहीं, फिर तीसरा स्थान सीधे नवी मुंबई को और चौथा स्थान विशाखापत्तनम। BKP का मतलब है विशाखापत्तनम। तो कभी कभी आपको ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी प्रश्न में दे दिया जाता है। राज्यों की बात करें दोस्तों तो महाराष्ट्र पहले स्थान पे है, MP दूसरे स्थान पे है, छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पे है और UP जो है वो 9वें स्थान पे है। निम्न प्रदर्शन किसने किया है तो अरुणाचल प्रदेश ने किया है। 5 स्टार रेटिंग जो है किसको प्राप्त हुई है अवशिष्ट निपटान के मामले में तो ग्रेटर नोएडा को, ये भी याद रखिएगा। और इसका मिशन गीत क्या है, नया संकल्प है नया प्रकल्प है, जिसके गायक कैलाश खेर जी हैं। मिशन गीत को भी याद रखिएगा। वेटलैंड सिटी प्रमाणन, वेटलैंड सिटी ऐसी सिटी जहां वेटलैंड हैं, जहां पर आर्द्र भूमियां हैं। तो ये प्रमाणन मतलब जब सर्टिफिकेट मिल जाता है तो उसको वेटलैंड सिटी घोषित कर दिया जाता है। तो रामसर कन्वेंशन के कोप 12 में जो है इसको शुरू किया गया था, इस पहल को शुरू किया गया था। ऐसे शहर जो वेटलैंड की सुरक्षा करने के लिए अपनी अच्छी रणनीतियां बनाएं, बेहतर प्रयास करें, उनको जो है शामिल किया जाता है। अभी चर्चा में क्यों है, क्योंकि जो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है उसने 3 शहरों के नामांकन पेश किए हैं। ये कौन कौन से 3 शहर हैं, आपको तीनों याद रखने हैं, भोपाल, इंदौर और उदयपुर। उदयपुर दोस्तों राजस्थान का है, बाकी दोनों मध्य प्रदेश के हैं। अब यहाँ की आर्द्र भूमियों को भी आपको याद कर लेना है, भोज आर्द्र भूमि, इंदौर की सीरपुर आर्द्र भूमि या फिर झील। तो एक एक है दोनों में। उदयपुर में दोस्तों 5 हैं, इन 5 के नाम आपको याद रखने हैं। एक तो है पिछौला आर्द्र भूमि, दूसरी है फतेह सागर, तीसरी है रंग सागर, चौथी है स्वरूप सागर और दूध तलाई। आर्द्र भूमि आप सभी जानते हैं, आर्द्र भूमि दलदली स्थल होते हैं जो जैव विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। तेंदुआ की गणना दोस्तों इस पर रिपोर्ट जारी हुई है फरवरी 2024 में। किसने जारी की है तो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जारी की है। 2022 में कहा गया है कि तेंदुओं की संख्या 13,874 है। पिछले वर्षों की तुलना में इसमें लगभग 8% यानी कि 7.95% की वृद्धि हुई है। याद रखने के लिए आप पूरा याद रखिएगा 8%। मैक्सिमम संख्या जो है दोस्तों मध्य भारत और पूर्वी घाट में बताई गई है। तेंदुओं की गिरावट जो है दोस्तों वो गंगा के मैदान में दर्ज की गई है। मैक्सिमम संख्या दोस्तों राज्यों की बात करें तो MP में सर्वाधिक है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है, तीसरा स्थान कर्नाटक का है। UP में कुल 371 तेंदुए हैं, बिहार में 86 हैं और बिहार में दोस्तों इस गणना में गिरावट भी दर्ज की गई है, तो बिहार वाले इसको विशेष रूप से याद रखें। मराठाओं के किले दोस्तों क्यों चर्चा में हैं, इनके 12 किलों को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची के लिए नामांकित किया गया है। हैं तो दोस्तों 300 से ज़्यादा, 390 से अधिक हैं, उनमें से 12 को जो है इसमें शामिल किया गया है, नामांकित किया गया है। ये कहाँ से हैं, महाराष्ट्र से हैं। किलों का नेटवर्क जो है दोस्तों मराठा सैन्य परिदृश्य के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, बोइंग आप सब जानते हैं जहाज़ बनाने वाली
हवाई जहाज़ बनाने वाली यूएसए की कंपनी है। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि मोदी जी ने इसके एक सेंटर का उद्घाटन कर्नाटक के बेंगलुरु में किया है। और हवाई जहाज़ और दोस्तों बेंगलुरु के तुमकुर, पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तुमकुर, वहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की सबसे बड़ी इकाई का उद्घाटन भी मोदी जी ने किया था, जो एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण कंपनी है, निर्माण इकाई है। तो हवाई जहाज़ निर्माण और प्रशिक्षण जो है यहाँ पर दिया जाएगा। और यहीं पर मोदी जी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत महिलाओं को एरोनॉटिक्स क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, उन्हें छात्रवृत्ति दी जाएगी और अन्य सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। फिर दोस्तों सेला सुरंग की बात करें। सेला सुरंग जो है इंडिया की सर्वोच्च सुरंग है। इस सर्वोच्च सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है बाई इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर, जो कि इंग्लैंड की है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। निर्माण इसका बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि BRO ने किया है और उद्घाटन जो है मोदी जी ने मार्च 2024 में किया था। इनसैट 3DS जो है दोस्तों मौसम निगरानी उपग्रह है, इसरो का है। GSLV F-14 से इसको सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया। मौसम निगरानी के साथ साथ पानी, भूमि इत्यादि की भी निगरानी करेगा। फारसी भाषा दोस्तों क्यों चर्चा में है? क्योंकि इसको 7वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल किए जाने की घोषणा की गई है और नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ये घोषणा की गई है। हमारी कुल शास्त्रीय भाषाएं पहले से 6 हैं। उन 6 में कौन कौन है पहले देख लेते हैं। शास्त्रीय भाषा क्या है? तो लगभग 1500 से 2000 वर्ष पुरानी होनी चाहिए भाषा और हमारे साहित्य में उसका इस्तेमाल होता रहा हो। और इनमें पहली भाषा कौन है? तो तमिल। 2004 में इसको पहली शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया, तो पहले ही आपको कतई याद रख लेनी है। फिर तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, तो ये 4 जो हैं ये एकदम दक्षिण भारत की हैं, ऐसे याद रखना है। और संस्कृत 2008 में शामिल हुई है, इसको भी याद रखना है। और उड़िया जो है वो नवीनतम शास्त्रीय भाषा, जो कि 2014 में इसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो है दोस्तों 2020 में आई है। फारसी, पाली और प्राकृत 3 भाषाओं को शास्त्रीय भाषाओं के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था। उनमें से एक फारसी अभी उठा ली गई है। इसकी घोषणा जो है एस जयशंकर ने तेहरान, जो कि ईरान की राजधानी है, वहाँ पर की। और ईरान की ही भाषा है फारसी, ये भी याद रखिएगा। अब देख लेते हैं लोकसभा चुनाव। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। 18वीं लोकसभा है ये। मोदी जी ने शपथ ग्रहण की कब, किस तारीख को? तो 9 जून को। 4 जून को नतीजे आए थे। नेहरू के बाद मोदी जी दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो तीसरी बार PM बने हैं, याद रखिएगा। बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं और NDA को 293। आप सबको पता है बीजेपी का ही अलायंस है NDA, तो अपने आप तो बहुमत में नहीं आ सकी, लेकिन इसका जो गठबंधन, जो अलायंस है, उसने बहुमत प्राप्त कर लिया है। कांग्रेस को 99 सीटें प्राप्त हुई हैं। शपथ किसके द्वारा दिलाई गई मोदी जी को? तो मुर्मू जी के द्वारा। मोदी जी जो हैं वो 20वें PM के रूप में निर्वाचित हुए हैं। आमंत्रित पड़ोसी देश दोस्तों देख लेते हैं। शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की हैं प्रधानमंत्री PM। रानिल विक्रमसिंघे, R विक्रम, S का मतलब रानिल विक्रमसिंघे, जो कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं। शेरिंग टोबेगे, ये भूटान के PM हैं। और प्रविंद जगन्नाथ जो हैं वो मॉरिशस के PM हैं। पुष्प कमल दहल नेपाल के PM हैं। और मोहम्मद मोइजू मालदीव के राष्ट्रपति। RPT का मतलब राष्ट्रपति है। तो ये लोग एज ए गेस्ट आमंत्रित थे। मंत्रिमंडल में कुल 71 मंत्री हैं। मोदी जी को भी शामिल कर लिया जाए तो ये संख्या 72 हो जाएगी। 7 महिला मंत्री हैं। अब मंत्रियों को देख लेते हैं कि कौन किस मंत्रालय का है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहले की भांति, गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह। शॉर्ट फॉर्म पे विशेष ध्यान दीजिएगा। सड़क परिवहन दोस्तों नितिन गडकरी NG। स्वास्थ्य और रसायन उर्वरक मंत्री JP नड्डा। कृषि और किसान कल्याण मंत्री मम्मा को बनाया गया, मतलब शिवराज सिंह चौहान को। और विदेश मंत्री पहले वाले ही हैं S जयशंकर। वित्त मंत्री ताई जी हैं, मतलब निर्मला सीतारमण। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल। पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह। बंदरगाह और जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनेवाल, जो जहाज पर लेटकर समंदर की सैर करते हैं और लेते हैं सर्व आनंद, तो उनका नाम है सर्बानंद सोनेवाल। सोते हुए सर्बानंद लेते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। आदिवासी मामले का मंत्री किसे बनाया गया है? जुएल उराव। इनका नाम ही देखिए, आप जब देखेंगे इसको तो लगेगा कि कोई आदिवासी नाम ही है। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह। गिरिराज मतलब भगवान कृष्ण की बात हो रही है और कृष्ण जो हैं पीताम्बर वस्त्र धारण किया करते थे, तो वस्त्र का संबंध किससे है? गिरिराज से।
पहले स्मृति ईरानी थी। रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रसारण मंत्रालय जो हैं दोनों अश्विनी वैष्णव के पास गए हैं। दूरसंचार और पूर्वोत्तर विकास का मंत्री जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया गया है। और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है भूपेंद्र सिंह को दिया गया है। मंत्रालयों पे दोस्तों एक वीडियो मैंने आपको पहले ही दी थी। पर्यटन और संस्कृति मंत्री जो है गजेंद्र शेखावत को बनाया गया है। जल शक्ति मंत्री जो है CR पाटिल को बनाया गया है, दोनों बदल गए हैं। महिला और बाल विकास मंत्री जो है अन्नपूर्णा देवी। महिलाओं और जो बच्चे हैं उनको अन्न कौन उपलब्ध कराती है? अन्नपूर्णा देवी। अन्न की देवी महिलाओं और बच्चों के लिए कौन है? अन्नपूर्णा। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया। आदमी जो है रोजगार पाके जो है उसका मन जो है सुख हो जाता है और डोलने लगता है। मंडोला मतलब मांडविया, ऐसे याद रखिएगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री जो हैं वो हरदीप सिंह पुरी बनाए गए हैं। पुरी मतलब पूड़ी की बात हो रही है, और पूड़ी जो है किस में सिकती है? तेल में सिकती है। और तेल को किससे गर्म किया जाता है? प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम से, ऐसे याद रखिएगा। लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून के बीच हुए। कुल कितने चरणों में हुए? 7 चरणों में। परिणाम कब आया? 4 जून को। यूपी में बीजेपी को कुल 33 सीटें ही प्राप्त हुई हैं। मुकेश दलाल जो हैं निर्विरोध चुने गए, जो कि सूरत से हैं। पुष्पेंद्र सरोज जो हैं वो सबसे युवा सांसद हैं। कहाँ से? कौशाम्बी से हैं। किस पार्टी से हैं? तो SP बोले तो सपा से हैं। और शंकर लाल वाणी इंदौर से मैक्सिमम वोटों से जीते हैं। किस पार्टी के हैं? BJP के हैं। रविंद्र वायकर जो हैं दोस्तों मुंबई से हैं और सबसे कम वोटों से जीतने वाले सांसद हैं, शिवसेना के हैं। अमृतपाल सिंह पंजाब से और अब्दुल राशिद जो है जम्मू कश्मीर से सांसद चुने गए हैं। दोनों जेल में रहकर अपने विपक्षी को हराए हैं और निर्दलीय हैं। RG की बात करें तो राहुल गांधी की बात हो रही है। रायबरेली और वायनाड दोनों से जीते हैं। बाद में वायनाड से इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। वायनाड केरल में है। लोकसभा का गठन जो है 24 जून को किया गया, ये डेट भी याद रखिएगा। और PS बोले तो प्रोटेम स्पीकर, जो नए सदस्य हैं उनको शपथ ग्रहण कराने के लिए प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की जाती है। तो उनका नाम है भर्तृहरि महताब, जो कि ओडिशा के सांसद हैं। और स्पीकर जो हैं कौन बने हैं? ओम बिरला, दूसरी बार बने हैं। फिर दोस्तों NDA की बात कर लेते हैं। इसमें लगभग 24 दल शामिल थे। तो NDA जो कि BJP का गठबंधन है, अलायंस है, इसमें BJP को 240 सीटें मिली हैं। TDP तेलुगु देशम पार्टी को 16 सीटें मिली हैं। और JDU को 12 सीटें, जो कि पलटू चाचा की है। जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी, क्या नाम है उनका? नायडू, उनकी है, चंद्रबाबू नायडू की। तो ये 2 पार्टियां जो है किंग मेकर के रूप में गिनी जाती हैं। इंडिया गठबंधन की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को यानी कि राजीव गांधी की पार्टी को 99 सीटें मिली हैं। सर्वाधिक सपा को 37 सीटें मिली हैं। यूपी में ही इसने 33 सीटें जीती हैं। नहीं, यूपी में BJP को 33 सीटें मिली हैं। सपा ने 37 सीटें जीती हैं। पिछली बार महज 5 सीटें ही इसको मिली थी। तृणमूल कांग्रेस को 29 सीटें मिली हैं और DMK को 22 सीटें मिली हैं। और जो अन्य दल हैं जो कि इस गठबंधन में शामिल हैं उनको कम सीटें मिली हैं। महिलाएं दोस्तों 543 में 74 सांसद जो हैं वो महिलाएं हैं। आपको ये आंकड़ा याद रखना है। BJP को सर्वाधिक, ये महिलाएं BJP से हैं। दूसरे स्थान पे कांग्रेस से हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। पिछली बार 78 महिलाएं थीं, तो इस बार 4 महिलाओं की कमी है। मैक्सिमम नोटा जो है दोस्तों इंदौर शहर में दबाया गया। केरल में BJP पहली सीट जीती है, ये भी ध्यान देने योग्य या ध्यान रखने योग्य बात है। तमिलनाडु, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड और सिक्किम, यहाँ पर NDA ने एक भी सीट नहीं जीती है। अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी हुए। ये आंकड़ा भी, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। सिक्किम में कुल 32 सीटें हैं। वहाँ पर क्रांतिकारी मोर्चा से CM बने हैं कौन? PS तवांग, प्रेम सिंह तवांग। 60 सीटें ओडिशा में हैं। वहाँ पर BJP की सरकार बनी है, लगभग 24 साल बाद बनी है। तो यहाँ पर जो CM बने हैं वो मोहन चरण मांझी। आपको CM का नाम याद रखना है, आपको विधानसभा सीटों की संख्या याद रखनी है और पार्टी का नाम भी याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों कुल 147 सीटें हैं। नहीं, अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें हैं और उड़ीसा में 147। यहाँ पे ये देखिए एरो से बताया है। उड़ीसा में 147 सीटें हैं और सरकार बनी है BJP की, मोहन चरण मांझी। और अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें हैं और सरकार बनी है BJP की, पेमा खांडू CM हैं। आंध्र प्रदेश, ANP का मतलब आंध्र प्रदेश, कुल 175 सीटें हैं। TDP की सरकार बनी है, चंद्रबाबू नायडू CM बने हैं। कोझिकोड की बात करें दोस्तों तो इंडिया का पहला साहित्य शहर इसको घोषित किया गया है। मूर्तियों का शहर भी इसको कहा जाता है। इसका पुराना नाम कालीकट था, ये भी याद रखिएगा।
और इसको पहले क्रिएटिव सिटीज़ के नेटवर्क में भी शामिल किया जा चुका है। लोक परीक्षा अधिनियम 2024 पेपर लीक कराने के खिलाफ ये अधिनियम बना है। 21 जून को लागू हुआ है। द्रौपदी मुर्मू ने इसको कब मंजूरी दी थी? तो 12 फरवरी। दोनों डेट याद रखिएगा। और इस तरह के कृत्य में संलिप्त रहने वाले व्यक्ति को 10 साल की सज़ा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना रहेगा। स्मृति वन की बात करें दोस्तों तो ये भुज में है। भुज कहाँ है? गुजरात में। भूकंप स्मारक संग्रहालय है। अभी चर्चा में क्यों है? इसको सबसे खूबसूरत 7 संग्रहालयों में शामिल किया गया है। स्मृति वन का उद्घाटन मोदी जी ने 2022 में किया था। इसको स्मृति वन क्यों कहा जाता है? क्योंकि 2001 में कच्छ में जो भूकंप आया था उसमें जो लोग मारे गए उनकी याद में इसको लगाया गया है, इसीलिए इसको स्मृति वन कहा जाता है। जलवायु घड़ी की बात करें तो इंडिया की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी जो है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन इसका उद्घाटन किया गया। CSIR भवन जो कि दिल्ली में है वहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया। जलवायु के विभिन्न मानकों के आधार पर ये जलवायु परिवर्तन पर निगरानी रखने में मदद करेगी। मतलब बताती रहेगी, हमको चेताती रहेगी कि अब क्या होने वाला है, मतलब हम कितना आगे बढ़ाए हैं और हमारी क्या स्थिति है, ये सब बताती रहेगी। एक तरह से कहें कि जलवायु परिवर्तन के प्रति ये संवेदनशील है। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों जीरो वेस्ट टू लैंडफिल की मान्यता प्राप्त करने वाला इंडिया का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मतलब गड्ढे में जो कचरा है वो नहीं भरता है। ये क्यों नहीं भरता है? क्योंकि इसने बेहतर अपशिष्ट प्रबंधन को, बेहतर स्ट्रेटजी को अपनाया है। तो ये कचरा गड्ढे में नहीं भरता है बल्कि उसका प्रबंधन करता है, उसको पुनर्चक्रित करता है। तो ऐसा करने वाला ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है। रेलवे पुल की बात करें दोस्तों तो आप सबको पता है चिनाब नदी पे है। झारखंड नहीं यार, जम्मू कश्मीर और इंडिया का रेल पुल है ये। मतलब जम्मू कश्मीर को शेष भारत, शेष इंडिया से जोड़ता है। दुनिया का सर्वोच्च सबसे ऊंचा पुल है। अभी क्यों चर्चा में? इसका परीक्षण पूरा हो चुका है। इसकी आपको लंबाई याद रखनी है 1.3 किलोमीटर और चिनाब के जो तल है उसका, उससे इसकी हाइट जो है मतलब एच जो है वो 359 किलोमीटर है। ये भूकंप रोधी है और विस्फोट रोधी भी है। आप सबको पता है वहाँ धमाके होते रहते हैं, इसलिए इसको विस्फोट रोधी बनाया गया है। राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान कहाँ स्थित है? पहला सवाल तो ये हैदराबाद में है। WHO ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO का सहयोगी केंद्र इसको घोषित किया है, याद रखिएगा। कृषि भूमि की बात करें तो कृषि और भूमि क्या है दोस्तों? DD किसान जो चैनल है उसके द्वारा इनको AI एंकर घोषित किया गया है। तो कृषि और भूमि क्या हैं? दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एंकर हैं। मतलब ये जीवित पुरुष या महिला नहीं है। ये भी खबरें सुनाएंगे कृषि से संबंधित, लेकिन इनमें प्राण नहीं होंगे, एक तरह से मशीनें हैं। अब बात करें इंडिया और इटली की दोस्तों, दोनों के बीच प्रवासन और आवाजाही से संबंधित समझौते को इंडिया की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो जो अवैध प्रवासन हुआ करता था दोनों के बीच, उस पर कंट्रोल होगा और जो काम करने वाले वहाँ लोग जाते हैं हमारे यहाँ के, उनको सहूलियत भी प्राप्त होगी। नागी और नकटी जो हैं दोस्तों नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। बिहार के दोनों पक्षी अभयारण्य हैं। नागी 81वां रामसर साइट घोषित हुआ है और नकटी 82वां रामसर साइट घोषित हुआ है। तो बात करें भारत में कुल रामसर साइट की तो कितने हो गए हैं? 82। एक्सपो साइट की बात करें तो इंडिया का पहला एक्सरे पोलराइमीटर सैटेलाइट है। जो एक्सरेज हैं उनके ध्रुवीकरण की जांच करेगा। 1 जनवरी 2024 को लॉन्च हुआ था, नए साल पे लॉन्च हुआ था, इसलिए आपको ये डेट भी याद रखनी है। किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था? किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? तो PSLV C58 से लॉन्च किया गया था। एक्सरे स्रोतों के ध्रुवीकरण की जांच करेगा। ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों का भी अध्ययन करेगा। USA के बाद ऐसा करने वाला भारत दूसरा देश बना है, आपको ये बात भी याद रखनी है। पार्वती, काली सिंध और चंबल तीनों नदियों को लिंक किया जा रहा है। तो ये एक लिंक परियोजना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है और ये परियोजना जो है 75,000 करोड़ की लागत से तैयार होगी, जिसमें 90% योगदान केंद्र का होगा और 10% योगदान जो है वो राज्यों का होगा। ये भी याद रखिएगा। पेंच टाइगर रिजर्व दोस्तों इंडिया का पहला डार्क स्काई पार्क घोषित किया गया है। तो टाइगर रिजर्व, TR का मतलब टाइगर रिजर्व है। पेंच कहाँ है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों में ये फैला है। तो ये पहला डार्क स्काई पार्क घोषित कर दिया गया है। डार्क स्काई पार्क ये एशिया का 5वां है, इंडिया का पहला है। डार्क स्काई पार्क क्या होते हैं? कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को सीमित करते हैं दोस्तों। जो हमारे द्वारा लाइटें और ये सब व्यवस्था की जाती है प्रकाश की, तो आप देखते होंगे रात भर प्रकाश बना रहता है, तो ये एक प्रकाश प्रदूषण को जन्म देता है। तो उससे मुक्त क्षेत्र को ही डार्क स्काई पार्क कहा जाता है। ये किसी पार्क में या फिर उसके पास का क्षेत्र होता है। तो पेंच टाइगर रिजर्व ऐसा ही पार्क बना है। डार्क स्काई रिजर्व की बात करें,
ऊपर दोस्तों पार्क है और नीचे जो बात हो रही है वो डार्क स्काई रिजर्व की बात हो रही है। तो हानले बना है, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो कि लद्दाख में है। हिमालयन वुल्फ दोस्तों, नाम से ही जाहिर है हिमालय की वुल्फ है। IUCN ने पहली बार इसका मूल्यांकन किया है और अपनी रेड लिस्ट में बल नरेवल सुभेद श्रेणी में इसको रखा है। आल्सो कॉल्ड तिब्बती भेड़िया। ये लद्दाख और लाहौल स्पीति क्षेत्र में निवास करता है, रहता है, विचरण करता है। तालावीरा TPP का मतलब है थर्मल पावर प्लांट। आधारशिला भाई मोदी जी के द्वारा रखी गई है उड़ीसा के संबलपुर में। लागत इसकी 27,000 करोड़ होगी। अटपाडी संरक्षण रिजर्व जो है महाराष्ट्र ने इसकी स्थापना की घोषणा की है। सांगली जिले के अटपाडी क्षेत्र में इसको स्थापित किया जाएगा। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस की बात करें तो आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी ने इसका उद्घाटन किया है। स्वाभाविक सी बात है, उद्घाटन कहाँ होगा आंध्र प्रदेश में ही हुआ होगा। तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में इसका उद्घाटन स्वराज मैदान में किया गया। अम्बेडकर की 206 फीट ऊंची ये प्रतिमा है। निर्माण इसका राम बी सुतार ने किया है, जिन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी का भी निर्माण किया है, जो कि गुजरात में है। वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है। त्रिशूर की बात करें दोस्तों तो केरल का शहर है। इंडिया का पहला ग्राफीन केंद्र यहाँ पर बनाने की घोषणा की गई है। और ये घोषणा किसके द्वारा की गई है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा की गई है। कार्बन का अपर रूप होता है ग्राफीन और ये विद्युत का सुचालक होता है। ये विभिन्न क्षेत्रों, औद्योगिक क्षेत्रों में इस्तेमाल किया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी में भी इसका इस्तेमाल होता है और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट हैं उनको बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो इस तरह से हमने घटनासार से पूरा राष्ट्रीय घटनाक्रम कंप्लीट कर लिया है। यदि आप लोगों का सहयोग और समर्थन मिला तो आगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम भी करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी माता पिता की सेवा कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।